Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाइड्रोसेफलस के कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, हाइड्रोसेफलस के सर्जरी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस और फिर हम बात करेंगे हाइड्रोसेफलस को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया ब्लड अपने ब्रेन की वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल और फिर फोर्थ वेंट्रिकल। फिर हमने इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में बात किया और सीएसएफ के बारे में बेसिकली हमने बात की। हमने बात किया कि हाइड्रोसेफलस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्सेस सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में, जिसके कारण ब्रेन में एक्यूमुलेशन होते ही जो हेड का साइज है बच्चों में वो बड़ा दिखने लगता है। फिर हमने 2 टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग, और कम्युनिकेटिंग में 2 ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसेफलस के कॉजेस के बारे में। सो बेसिकली कई केसेस में ये देखा जाता है कि हाइड्रोसेफलस बच्चों को बाय बर्थ होता है, और कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि चाइल्डहुड या एडल्टहुड में हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाता है। हाइड्रोसेफलस इनहेरिटेड हो सकता है जेनेटिकली, या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, एन्सेफेलोसिस, या किसी भी ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, हेमरेज, या किसी भी ऐसी डिजीज या मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन से हाइड्रोसेफलस हो सकता है। जैसा हमने बात किया था कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो उसका एक कॉज होता है एक्सेसिव ब्लड डिपोजिशन या एक्सेसिव ब्लड की पूलिंग। सो जो हम देखते हैं हेमरेज के केस में, सो इसलिए हाइड्रोसेफलस इन कंडीशन जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, हेमरेज या मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ऐसी कंडीशंस के कारण भी हो सकता है। बेस्ड ऑन ऑनसेट या प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या हाई वर्सेस नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर के बेसिस पे हाइड्रोसेफलस को सब कैटेगराइज किया गया। तो पहला जो कैटेगरी है वो है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफलस। इस टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस में बेसिकली जो इस टाइप ऑफ के पेशेंट्स जो होते हैं, इनमें जो हाइड्रोसेफलस डेवलप होता है वो एट बर्थ होता है या एडल्टहुड होता है। सो बेसिकली इनका जो कॉज होता है वो किसी भी इंजरी या डिजीज के कारण होता है।
इंजरी जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा या किसी भी डिजीज जैसे कि मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, इन सब कंडीशन के कारण एक्वायर्ड हाइड्रोसेफलस हो सकता है। कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस, कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस बेसिकली बर्थ के साथ ही प्रेजेंट रहता है और फीटल डेवलपमेंटल या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है। सो इसमें कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस के पेशेंट्स जो होते हैं वो बाय बर्थ ही उनमें हाइड्रोसेफलस होता है। उनके जो हेड का साइज होता है उन बेबीज का, वो नॉर्मल से ज्यादा होता है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस तब होता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है सीएसएफ का फ्लो में। हमारे अगर वेंट्रिकुलर सिस्टम से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है सीएसएफ का, ये कंडीशन तब अराइज करती है या तो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो, जो हमने 3 रूट देखे, या फिर एक एबनॉर्मल इंक्रीज हो क्वांटिटी ऑफ सीएसएफ प्रोड्यूस्ड। यानी यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता ना किसी वेंट्रिकुलर सिस्टम में। जो हमारा जो चेन था, लेटरल वेंट्रिकल, फिर हमारा इंटरवर्टिकुलर फोरामेन, थर्ड वेंट्रिकल, फिर हमारा सेरिब्रल एक्वेडक्ट, फिर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, फिर हमारे सेंट्रल कैनाल। सो इस वेंट्रिकुलर सिस्टम में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन ये कंडीशन तब राइज होती है जब या तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो सीएसएफ का, या फिर सीएसएफ जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है वो एबनॉर्मल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है सीएसएफ का। नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस, ये तब होता है जब सीएसएफ के फ्लो को ब्लॉक्ड हो जाता है या सीएसएफ का फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है किसी भी पैसेज में या किसी भी कनेक्टिंग वेंट्रिकल्स में, जिसके कारण जो हमारे पाथवेज होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है। इस एनलार्जमेंट के कारण जो हमारे क्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, और ऐसी कंडीशंस को हम रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर या इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाइपरटेंशन कहते हैं। सो बेसिकली नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस में हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम में किसी भी पैसेज वे में एक या एक से ज्यादा पैसेज वे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसके कारण इंक्रीज हो सकते हैं हमारे क्रैनियल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, सो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस बेसिकली एक तरह का कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है, जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट ये ज्यादातर एल्डरली पीपल में देखा जाता है। अगर हमारे वेंट्रिकल्स डायलेटेड है और उनका प्रेशर नॉर्मल है स्पाइनल कॉलम के अंदर, तब हम ऐसे हाइड्रोसेफलस को नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस कहते हैं। हाइड्रोसेफलस एक्स वैक्यूम, ये प्राइमरली इफेक्ट करता है एडल्ट्स में, और तब होता है जब कोई भी डीजेनरेटिव डिजीज हो, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज, या किसी को स्ट्रोक हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है, जिसके कारण ब्रेन में किसी तरह का डैमेज हुआ, जिससे जो ब्रेन टिश्यूज है वो श्रिंक हो गए।
अगर अल्जाइमर है किसी को, या स्ट्रोक हुआ था, या किसी भी तरह का ब्रेन ट्रॉमा था, तो इससे पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो श्रिंक होते हैं। ऐसे हाइड्रोसेफेलस को हम हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूम कहते हैं। कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो कई केसेस में जो एग्जैक्ट कॉज होता है हाइड्रोसेफेलस का वो अननोन होता है, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंटल या मेडिकल प्रॉब्लम होती है जो कंट्रीब्यूट करती है या ट्रिगर करती हैं ऐसे फैक्टर्स को जो हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स बात करते हैं न्यूबॉर्न्स में। हाइड्रोसेफेलस अगर बाय बर्थ प्रेजेंट है या कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस है या बर्थ के शॉर्ट ड्यूरेशन बाद ही शॉर्टली आफ्टर द बर्थ हुआ, तो इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या बेबी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एबनॉर्मल या कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी जिसके कारण जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है। सो बेसिकली ये एक तरह के ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस होते हैं, जो कि डेवलपमेंटल एरर के कारण होते। बर्थ के बाद ही या जो बेसिकली एक प्री मैच्योर बर्थ के बाद अगर बेबी के वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग, तब भी यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड डिपॉजिशन है, ब्लड पूलिंग बहुत ज्यादा है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो सीएसएफ का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है। सो इन कंडीशंस में भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। तो अगर ब्लीडिंग है विद इन द वेंट्रिकल्स, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाते हैं हाइड्रोसेफेलस के। अगर यूटरस में किसी तरह का इंफेक्शन, जैसे रूबेला इन्फेक्शन या सिफिलिस इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के समय मदर को, तो इससे जो फीटल होता है उसके ब्रेन टिश्यूज का इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी अगर किसी को रूबेला या सिफिलिस जैसे कंडीशन है किसी मदर को प्रेगनेंसी के वक्त, तो उसके कारण जो फीटल जो बेबी अंदर वूम में है उसका ब्रेन टिश्यूज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इस इन्फ्लेमेशन के कारण भी बेबी में हाइड्रोसेफेलस डेवलप हो सकता है। उसके हेड का साइज इंक्रीज हो सकता है क्योंकि सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लगता है। दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, सो जो दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो किसी भी एज ग्रुप में देखे जा सकते हैं, जैसे कि किसी तरह का लीजन, किसी तरह का ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, तो उनका
उनके जो CSF फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाता है और अल्टीमेटली एक्सेसिव डिपोजिशन होने लगता है CSF का ब्रेन में, जिसके कारण जो प्रेशर होता है ब्रेन में वो इंक्रीज होता है और ब्रेन और हेड का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। अगर किसी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या मम्प्स, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंफेक्शन जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, मम्प्स है, ये भी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं हाइड्रोसेफेलस के। अगर स्ट्रोक या हेड इंजरी के कारण ब्लीडिंग हुई, सो एक्सेसिव ब्लड एक्यूमुलेशन या हेमरेज के कारण हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं हाइड्रोसेफेलस के। ट्रॉमेटिक इंजरी, अगर किसी तरह का कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी है ब्रेन में, सो उस ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण जैसे कोई अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसमें अगर किसी तरह का इंजरी हुई है ब्रेन में, तो उससे भी पेशेंट में हाइड्रोसेफेलस डेवलप हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। सो अगर इन्फेंट्स में हम साइन और सिम्टम्स की बात करें, तो जो नॉर्मल साइन और सिम्टम हम देखते हैं उसमें से जो पहला साइन और सिम्टम होता है वो होता है कि पेशेंट का जो हेड का जो साइज है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो हेड साइज है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट का जो सिर वाला हिस्सा है वो हमें बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड डिपोजिशन के कारण पेशेंट के हेड में जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर से वहाँ एक्सेसिव फ्लूइड डिपोजिशन और हेड का साइज इंक्रीज होता है। किसी भी तरह का बल्ज होना या एक सॉफ्ट स्पॉट होना हमारे हेड के टॉप में, अगर हेड के जो हमारा फॉन्टानल है उसमें अगर किसी तरह के सॉफ्ट स्पॉट है और वो सॉफ्ट स्पॉट ज्यादा है, तो उस सॉफ्ट स्पॉट या बल्जिंग वो भी इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को ये ऐसे पेशेंट्स या ऐसे साइन और सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हाइड्रोसेफेलस के होते हैं। वोमिटिंग, बिना किसी रीजन के अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है या पेशेंट की वोमिटिंग का रीजन अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बार ये वोमिटिंग जो रीजन होते हैं वो इंडिकेट कर रहे होते हैं हाइड्रोसेफेलस में, खास तौर पे इन्फेंट्स में। अगर बेबी या इन्फेंट को सकिंग और फीडिंग में दिक्कत है, तो अगर वो मिल्क सक नहीं कर पा रहे हैं, सो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि इन्फेंट में हाइड्रोसेफेलस डेवलप हुआ है। सो अगर पेशेंट के हेड साइज रैपिडली बढ़ रहा है या उसका हेड बड़ा है, साथ ही कोई बल्जिंग स्पॉट है, वॉमिटिंग है और सकिंग, मिल्क सकिंग या फीडिंग जैसी चीजों में प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि इस इन पर्टिकुलर इन्फेंट में हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन डेवलप हो रही। उसी के साथ स्लीपीनेस, यानी जो बेबी है या इन्फेंट है वो सोते बहुत ज्यादा, उनमें स्लीपीनेस बहुत ज्यादा होती है। इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड होते हैं,
अक्सर रोते रहते हैं और इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है। आइस जनरली उनकी डाउनवर्ड होती है और वो उसे ऊपर की तरफ टर्न नहीं कर पाते हैं या बाहर की तरफ टर्न नहीं कर पाते। साथ ही बेबी या इंफेंट को सीजर अटैक्स आते हैं। सो सीजर अटैक में ट्रेमर्स, आईज का बल्जिंग होना, अगर ऐसे सिम्टम्स हम किसी भी इंफेंट या बेबी में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस इंफेंट या बेबी में हाइड्रोसेफलस कंडीशन है। ओल्डर चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स या मिडिल एज एडल्ट्स, अब देखते हैं इनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है हेडेक। ऐसे पेशेंट्स में हेडेक बहुत ज्यादा होता है और कई बार उस हेडेक का रीजन पता नहीं होता है जब तक कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट न किया जाए। साथ ही पेशेंट में ब्लड विजन या डबल विजन देखने को मिलता है, यानी पेशेंट की जो विजन है वो ब्लरी हो जाती है। नोजिया, वोमिटिंग, सो पेशेंट में को हमेशा नोजिया जैसा फील होता है। वोमिटिंग, पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी वो होती है वोमिटिंग की वो बढ़ जाती है। पेशेंट अपने बॉडी का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता। सो अगर किसी के बॉडी में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की खराब है या लॉस हुआ है बैलेंस का, तो भी ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हाइड्रोसेफलस है। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं या डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती है या उनका लॉस हो जाता है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन मतलब जैसे क्रॉलिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है। सो ऐसे पेशेंट जिनमें ये सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, जिनमें डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है वो डिलेड है, तो इसे हम हाइड्रोसेफलस से रिलेट कर सकते हैं। विजन प्रॉब्लम, जैसा कि हमने बात किया कि पेशेंट को ब्लड विजन रहता है या उसे एक चीजें, कोई एक चीज है लेकिन उसे वो दो दो दिखाई देती है जिसे हम डबल विजन कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में डबल विजन के सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसके साथ अगर बाकी सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट के बिना पे उन्हें हाइड्रोसेफलस से कंफर्म किया जा सकता है। अगर बड़े बच्चे हैं या ओल्डर चाइल्डहुड एज के हैं और उनके स्कूल या जॉब परफॉर्मेंस कम हो रही, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही, उसी के साथ उनके बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे पुअर होता जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलता है कि उनका जो ब्लैडर कंट्रोल है वो नहीं रह पाता और उनकी जो अर्ज होती है यूरिनेट करने की, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हाइड्रोसेफलस के पेशेंट्स में क्योंकि उनको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, वो किसी भी चीज को फोकस नहीं कर सकते, किसी भी चीज में लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते। साथ ही मेमोरी इश्यूज भी कुछ हाइड्रोसेफलस पेशेंट्स में होती है, तो उनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होते हैं वो कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स अगर सो रहे हैं तो उन्हें उठने में बहुत दिक्कत होती है, यानी उनको डिफिकल्टी होती है वेकअप में। स्लीपीनेस, जैसे इन्फेंट्स में स्लीपीनेस ज्यादा होती है, वैसे ही
हाइड्रोसेफलस एडल्ट यानी कि जो एडल्ट हाइड्रोसेफलस से सफर कर रहे हैं उनमें भी स्लीपीनेस और इरिटेबिलिटी की इश्यूज देखने को मिलते हैं। साथ ही पेशेंट की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती वो चेंज हो जाती। जो पर्सनालिटी पेशेंट की पहले थी और जो अब हाइड्रोसेफलस डेवलप होने के बाद थी उसमें हमें एक चेंज देखने को मिलता है। जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है पेशेंट की वो भी डिसरप्ट हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है। और इसी मेमोरी लॉस के कारण, पुअर फोकस, इरिटेबिलिटी के कारण, पुअर कोऑर्डिनेशन के कारण पेशेंट अपने जो डेली एक्टिविटीज में उनमें फोकस नहीं कर पाते और एट द एंड उनकी जो जॉब लाइफ है या स्कूल लाइफ है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड करने लगती है। ओल्डर एडल्ट, अगर किसी एडल्ट में 60 या 50 ईयर्स के बाद अगर हाइड्रोसेफलस डेवलप होता है तो उनमें जो गेट पैटर्न होता है, जो उनका जो वॉकिंग पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं। और वो ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि उन चलते चलते उनके पैर अटक रहे हैं। उनमें ऐसी फील होती है कि उनकी जो फिट है वो स्टक हो रहे हैं। सो इससे उनका जो वॉकिंग पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है। धीरे धीरे या प्रोग्रेसिवली उनमें मेंटल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। डिमेंशिया जैसी चीजों देखने को मिलती है जो कि मेमोरी लॉस से रिलेटेड होती है। जो उनके नॉर्मल डे टू डे मूवमेंट्स है वो स्लो हो जाते हैं और उनका जो ब्लैडर कंट्रोल है वो पुअर हो जाता है या उनमें ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता। उनकी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। इन्हीं सिम्टम्स के साथ ऐसे एडल्ट पेशेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस होता है वो भी पुअर होता है। वो प्रॉपरली अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते या प्रॉपरली अपने बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। साइन और सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स के बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो हाइड्रोसेफलस के जनरली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बट मेनली जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं वो हाइड्रोसेफलस से रिलेटेड सर्जरी के बाद अराइज होते। जो सर्जिकल प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जैसे इसमें शंट यूज किया जाता है, सो इससे रिलेटेड कई कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। सो आइए देखते हैं ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो बेसिकली हाइड्रोसेफलस के सर्जरी के बाद आते हैं। सो अगर एक जो शंट होता है वो एक डेलिकेट पीस होता है। वो अगर माल फंक्शन हो जाए उसका या किसी भी रीजन से वो ब्लॉक्ड हो जाए या इन्फेक्टेड हो जाए तब भी पेशेंट में हाइड्रोसेफलस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि नॉर्मली 10 में से जो 4 शंट होते हैं वो सर्जरी के 1 साल बाद तक माल फंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम स्कैनिंग करें या 1 साल बाद हम फिर से स्कैनिंग करें तो ये देखा जाता है, पाया जाता है कि जो शंट है वो अपने बेस्ट पोजीशन में नहीं है और दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ने लगती है उसको अपने पोजीशन में लाने के लिए।
अगर एक बेबी या चाइल्ड में शंट फिटेड है तो वो शंट छोटा पड़ने लगता है जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है या जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। इसलिए इसे शंट को फिर रिप्लेस करना पड़ता है। और कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में वो पूरी लाइफ उस शंट को लेकर के ही जीना पड़ता है। इसलिए अगर उन जैसे एज बढ़ती है तो शंट छोटा पड़ने लगता है, तो इसलिए कई मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स रिक्वायर होते। ओकेजनली, बहुत कम, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई बार ब्लीडिंग हो सकती है अगर शंट को पोजीशन किया गया। ये इस ब्लीडिंग के कारण नर्व प्रॉब्लम्स या वीकनिंग हो सकती है एक साइड में। इसी के साथ जो रिस्क होता है फिट का, एपिलेप्सी अटैक्स का, सो ये भी रिस्क बढ़ जाता है। यंगर चिल्ड्रन या पर्टिकुलरली बेबीज में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक साइड से जो शंट है उसे नीचे कर देते हैं, और जो फ्लूइड है वो लीक होने लगता है वो स्किन के वुंड से। तो उसके लिए, उस लीकेज को स्टॉप करने के लिए एडिशनल स्टिचेस लगते हैं। शंट ब्लॉकेज। शंट ब्लॉकेज एक सीरियस कंडीशन, और इससे एक्सेस फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है ब्रेन, जिसके कारण ब्रेन का डैमेज, परमानेंट डैमेज हो सकता है। और इसी के कारण बाकी हाइड्रोसेफेलस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सो शंट ब्लॉकेज के केस में इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट जो शंट खराब हो चुका है उसे रिप्लेस किया जा सके। शंट इन्फेक्शन। सो शंट इन्फेक्शन एक रिलेटिवली कॉमन कॉम्प्लिकेशन है शंट की सर्जरी के बाद। सो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे में होता है, और ये रिस्क एडल्ट्स में कम रहता है। इन्फेक्शंस जनरली जो डेवलप होते हैं वो सर्जरी के कुछ महीनों बाद डेवलप होते हैं। और अगर पेशेंट में रेडनेस है, टेंडरनेस है शंट की लाइन में, टेम्परेचर हाई है, हेडेक है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को शंट से रिलेटेड इन्फेक्शन है। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। तो एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस जिसमें एक होल बनाया जाता है ब्रेन के फ्लोर में, सो दैट वहां से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उस वहां से ड्रेन किया जा सके। इसके जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है उसमें ये देखा जाता है कि वो होल बंद हो सकता है, या ब्रेन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है सीएसएफ का, या किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है शंट के सर्जरी के बाद। कई पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, ऑल्दो ये बहुत माइनर हो सकती है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी के सर्जरी के बाद। अगर होल में प्रॉब्लम है सो हमें जो पूरा प्रोसीजर है वो फिर से रिपीट करना पड़ सकता है, जो शंट है उसे फिर से फिट करना पड़ सकता है। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी के कारण पेशेंट में नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एक साइड में वीकनेस, डबल विजन, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली नर्व प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और डबल विजन या हार्मोनल बैलेंसेस कम देखने को मिलते हैं। ये नर्व प्रॉब्लम धीरे धीरे सही होती हैं, लेकिन उनका जो
जो रिस्क होता है, थोड़ा रिस्क तो हमेशा परमानेंट एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है। एपिलेप्सी एक रिस्क होता है, या एपिलेप्सी भी डेवलप हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। एपिलेप्सी के साथ ही पेशेंट में ब्लड वेसल्स की इंजरी भी डेवलप हो सकती है, जो कि फेटल है। सो अगर ब्लड वेसल्स की इंजरी हुई है तो उसके कारण जो ब्लड एक्यूमुलेशन होता है वो ज्यादा होने लगता है, या हेमरेज जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कॉजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि हाइड्रोसेफलस को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। सो हाइड्रोसेफलस को बेसिकली डायग्नोस किया जा सकता है थ्रू क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम डिफरेंट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। और ये जो टेस्ट्स होते हैं, ये हमारे एज, सिम्टम्स और सस्पेक्टेड एबनॉर्मेलिटीज, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की सस्पेक्टेड एबनॉर्मेलिटीज पर हमारे जो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स और टेस्ट हैं, इन पे बेस्ड होते हैं। सो इन तीनों को ही बेसिस बना करके हाइड्रोसेफलिस का डायग्नोसिस किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। सो अगर पेशेंट के मसल स्ट्रेंथ या रिफ्लेक्सेस कम है, एमएमटी यानी मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू अगर हम चेक करते हैं और पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम आती है, साथ ही पेशेंट में रिफ्लेक्सेस का रिस्पॉन्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट में डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइड्रोसेफलस है। उसी के साथ पेशेंट का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी चेक किया जाता है। विजन और आई मूवमेंट या हियरिंग, इनको भी एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ जो डबल विजन है या ब्लड विजन एक सिम्टम होता है हाइड्रोसेफलस का। मेंटल फंक्शनिंग और मूड, सो पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज, मेंटल फंक्शनिंग, पेशेंट में इरिटेशन कितना जल्दी डेवलप होता है, ये सब चीजें एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व होती है, और इनसे हमें डायग्नोस करने में इजी होता है। ब्रेन इमेजिंग एंड अदर टेस्ट्स, सो बेसिकली हम हाइड्रोसेफलस को डायग्नोस करने के लिए कुछ ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स यूज करते हैं कि जो इन्फेंट्स है उनमें डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल और लो रिस्क टेक्निक है। जो हम प्री नेटल एग्जामिनेशन होता है फीमेल का, सो उसमें जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो उसमें डिटेक्ट किया जा सकता है कि अनबॉर्न बेबी में हाइड्रोसेफलस जैसी कंडीशन तो नहीं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, सो एमआरआई से ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि वेंट्रिकल्स का एनलार्जमेंट तो नहीं है, और वहां से उसका जो सीएसएफ का फ्लो है, जो हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो सीएसएफ का फ्लो है, उसे भी एसेस किया जा सकता है। और
हमारे जो ब्रेन टिश्यूज है, जो हमारे वेंट्रिकल्स को सराउंड कर रहे हैं, उन वेंट्रिकल्स की कंडीशंस को भी पता लगाया जा सकता है। उन वेंट्रिकल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, ये हम एमआरआई से पता लगा सकते हैं। एमआरआई यूजुअली एक इनिशियल टेस्ट होता है कि एडल्ट्स में डायग्नोज करने के लिए। कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन, सो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वेंट्रिकल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, कोई एनलार्जमेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर वेंट्रिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो सीएसएफ का फ्लो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। सीएसएफ एक जगह आके एक्यूमुलेट होने लगता है और अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, हेड का साइज बढ़ने लगता है। स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर, सो लंबर पंक्चर बेसिकली हम सीएसएफ के प्रेशर को एस्टिमेट करने के लिए करते हैं, जिसमें एक निडल को इंसर्ट किया जाता है लोअर बैक में और वहां से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है। सो वो फ्लूइड बेसिकली हमारा सीएसएफ होता है। सो उस सीएसएफ पे एग्जामिनेशन करते हैं और इस टेक्निक को ही हम लंबर पंक्चर कहते हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग से हम पेशेंट के जो प्रेशर है इंट्राक्रैनियल, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई स्वेलिंग है अगर ब्रेन के में, सो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को ड्रेन करना पड़ता है सीएसएफ, क्योंकि अगर सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही जो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका भी फ्लो डिक्रीज होने लगता है ब्रेन में। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एक स्पेशल डिवाइस यूज की जाती है जिससे हम ऑप्टिक नर्व जो हमारे आई के पीछे है उसको एसेस किया जाता है। और इसमें हम पेशेंट के स्वेलिंग के बारे में पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग है तो वो बेसिकली इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने के कारण होती है, जो हमारा रिजल्ट करता है हाइड्रोसेफेलस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हाइड्रोसेफेलस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।